इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को देखा था दीर्घ के, आज तीसरा क्वेश्चन है दीर्घ का। क्वेश्चन है समता, आप लोग देखो सामने आपके लिखकर आ रहा होगा, समता अंश व पूर्वाधिकार अंशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं वित्त कंपनी के वित्त प्रबंध में इसके के गुण दोषों को बताइए। प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी समता अंश और पूर्वाधिकार अंश आ गए हैं। इससे पहले आपने इसे कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, तो आपको समता अंश और पूर्वाधिकार अंश के बारे में पता होगा। फिर भी जो भी है मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि समता अंशों को स्पष्ट कीजिए तथा कंपनी वित्त प्रबंध में इसके गुणों दोषों को बताइए। तो सबसे पहला क्या है, समता अंश को साधारण अंश भी कहा जाता है। समता अंश क्या होते हैं, ये साधारण अंश भी कहा जाता है। इनकी कोई परिवक्ता ना हो, विधि ना होने के कारण समता अंशों को कोषों का स्थायी स्रोत माना जाता है। मतलब समता अंश क्या होते हैं, समता अंश से प्राप्त राशि को स्थायी कोष माना जाता है। क्या माना जाता है, स्थायी कोष माना जाता है। समता अंशों पर लाभांश की दर कंपनी लाभदायकता तथा लाभांश के बारे में नीति पर निर्भर करती है। मतलब समता अंश के अंशधारियों को जो लाभांश मिलता है उसकी कोई दर नहीं होती है, वो प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। जिस साल जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस साल उतना ही उसको क्या दिया जाता है, उसको लाभांश दिया जाता है। इसको समता अंश के अंशधारियों को सबसे लास्ट में लाभांश दिया जाता है। पहले सारे ब्याज दिया जाता है कंपनी के ऊपर जो भी कर्जा चल रहा है उस पर जो ब्याज होता है पहले ब्याज दिया जाता है, फिर पूर्वाधिकार अंश के अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, फिर समता अंश के अंशधारियों को बचा हुआ लाभांश दिया जाता है। लेकिन ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कौन होते हैं, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। समता अंश के अंशधारी कौन होते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। इन पर लाभांश की दर को निश्चित नहीं होती है। वही बात आ गई, इन पर जो लाभांश की दर है वो निश्चित नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है। जितना लाभांश, जितना प्रॉफिट बच जाता है वो सब समता अंश के अंशधारियों को आखिर में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है समता अंश से प्राप्त राशि से अंश पूंजी कोषों में स्थायी स्रोत है। ये क्या है, अंश पूंजी क्या है, कंपनी का स्थायी स्रोत है, पूंजी का स्थायी स्रोत है। दूसरा क्या है, इसके माध्यम से प्राप्त धनराशि को कंपनी द्वारा सामान्यतः कंपनी के समापन पर ही लौटाया जाता है। मतलब समता अंश के अंशधारियों से जो राशि प्राप्त होती है वो कंपनी के अपने जीवन काल में नहीं लौटाती है। क्या करती है, कंपनी अपने जीवन काल में उस राशि को नहीं लौटाती है, केवल समापन के वक्त ही उस कंपनी द्वारा उस राशि को लौटाया जाता है। वो भी तब जब कंपनी बाकी सारे कर्जे और पूर्वाधिकार अंशधारियों के अंश को वापस लेने के बाद अगर पूंजी बचती है तो समता अंश के अंशधारियों को दी जाती है। ये हर समय साथ देते हैं। समता अंश के अंशधारी क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, तो ये हर समय कंपनी के हर कार्य में साथ देते हैं तथा क्योंकि इनसे प्राप्त पूंजी कंपनी के पास कंपनी की खराब दशा में भी रहती है। मतलब कंपनी की दशा कितनी भी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनकी राशि लौटाई नहीं जाएगी, केवल समापन पर ही इनकी राशि लौटाई जाएगी। दूसरा क्या, इन पर लाभांश का कोई दायित्व नहीं होता है। समता अंश के अंशधारियों पर क्या होता है, लाभांश का कोई दायित्व नहीं है कि इनको लाभांश देना ही देना है। अगर कंपनी को लाभ प्राप्त हो रहा है और सही तरीके से, मतलब उतना लाभ प्राप्त हो रहा है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देना है और ब्याज वगैरह सब देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो ही समता अंश के अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, अन्यथा उनको लाभांश नहीं दिया जाता है। अब इसके दोष क्या है समता अंश के अंशधारियों के, तो सबसे पहला दोष इसमें यह है, समता अंश स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। इसमें इसे स्वतंत्र रूप से आप हस्तांतरण कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हो। मेरे पास थे, मुझे बेचना है, मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, आपको बेच दिया, तो स्वतंत्र रूप से इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए नियंत्रण और परिवर्तन की जोखिम सदैव बनी रहती है। इन पर ना ही कोई कंट्रोल हो पाता है और ना ही इन पर कोई नियंत्रण हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, ये जोखिम हमेशा बनी रहती है। आज मेरे पास थे, कल मैंने आपको दे दिए, आपको मना है, आपने किसी और को बेच दिए, तो क्या इन पर जोखिम बनी रहती है हमेशा। दूसरा, केवल समता अंश के अंशधारियों द्वारा ही कोष की व्यवस्था करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें केवल वित्त उत्तोलन से लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अगर इसमें क्या होता है कि अगर हम केवल समता अंश के अंशधारियों पर ही डिपेंड रहेंगे, समता अंश के अंशधारियों पर ही काम करेंगे, तो हमारी पूंजी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी। हमारी पूंजी कैसी हो जाएगी, कम पड़ सकती है, और कम पड़ने से क्या होता है, लाभों पर क्या होता है, उसका प्रॉफिट पर क्या होता है, उसका फर्क पड़ता है। अगला है हमारा समता अंश सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। इसका तीसरी जो हानि है वो क्या है, समता अंश के अंशधारियों से क्या होता है, ये सट्टे को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, सट्टे कार्य को
ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अगला है पूर्वाधिकार अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा कंपनी के वित्त प्रबंध में इसके गुणों दोषों का वर्णन कीजिए। तो पूर्वाधिकार अंश के अंशधारी कौन होते हैं या पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? तो ऐसे अंश जिन्हें लाभांश संबंधी तथा पूंजी को पुनः भुगतान संबंधी अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे अंश के अंशधारी जिनको प्रत्येक वर्ष लाभांश प्राप्त होने का अधिकार होता है तथा अपने जो शेयर होते हैं उन शेयर का भुगतान करने का अधिकार होता है कि उनके शेयर का भुगतान सबसे पहले किया जाएगा कंपनी के समापन पर, या 2-4 साल जितने साल का होता है वो उतने साल बाद उसका भुगतान किया जाएगा। ये दो अधिकार क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ऐसे अंश के अंशधारी क्या कहलाते हैं? पूर्वाधिकार अंशधारी कहलाते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारी से आशय ऐसे अंशधारियों से होता है जो जिन्हें लाभांश पाने का अधिकार होता है। जिन्हें क्या होता है? कंपनी द्वारा लाभांश पाने का अधिकार होता है। इन अधिकारियों को लाभांश भुगतान करने के बाद ही शेष लाभांश बचता है तो क्या होता है? उसे समता अंश के अंशधारियों को देते हैं। सबसे पहले इन पूर्वाधिकार अंश के अंशधारियों को लाभांश देते हैं, उसके बाद अगर लाभांश बच रहा है तो क्या करते हैं? समता अंश के अंशधारियों को वो लाभांश देते हैं। पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी पूर्वाधिकार से आशय कंपनी के समापन पर ऋणों के भुगतान के बाद जो राशि बचेगी वे सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंश के अंशधारियों को पूंजी वापस की जाएगी। मतलब बाकी भुगतान करने के बाद, कंपनी के समापन के टाइम टैक्स का भुगतान करने के बाद, ऋणों का भुगतान करने के बाद अगर राशि बचती है, कोई पैसा बचता है, सबसे पहले पूर्वाधिकार के अंशधारियों का भुगतान किया जाएगा, फिर अगर बचे तो समता अंश के अंशधारियों को भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार पूर्वाधिकार अंश होने के लिए लाभांश तथा पूंजी का पुनर्भुगतान का पूर्वाधिकार होना चाहिए। मतलब पूर्वाधिकार अंशधारियों का क्या एक बेनिफिट होता है? पहला बेनिफिट इसमें ये होता है कि आपका पुनर्भुगतान की आपको अधिकार होता है। दूसरा, लाभांश प्राप्त करने का भी क्या होता है? अधिकार होता है। प्रत्येक वर्ष लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, कंपनी को प्रॉफिट हो अन्यथा ना हो। पूर्वाधिकार अंशधारियों का गुण क्या होता है? सबसे पहला गुण होता है कि इनमें अंशों में लाभांश की दर निश्चित रहती है, लेकिन इनको जो लाभांश मिलता है वो क्या होता है? एक निश्चित दर पर मिलता है। चाहे भले ही कंपनी को कितना भी ज्यादा प्रॉफिट क्यों ना हो, इनको अगर मान लो 5% की दर से लाभांश मिलना है तो 5% दर से इन्हें हमेशा लाभांश मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगला क्या है? इन अंशों पर समता अंशों की अपेक्षा पहले दिया जाता है। समता अंश के अंशधारियों को बाद में लाभांश दिया जाता है, पहले पूर्वाधिकार अंश के अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। समापन की अवस्था में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार समता अंश के अंशधारियों को पहले होता है। समापन के समय, मैंने पहले बताया था, समापन के समय सबसे पहले पूर्वाधिकार के अंशधारियों का भुगतान किया जाता है, फिर अगर पैसा बचता है तो समता अंश के अंशधारियों का भुगतान किया जाता है। अगला है, ये उन्हीं प्रस्तावों में मत दे सकते हैं जिनका इनसे संबंध होता है। ऐसा होता है, देखो समता अंश के अंशधारी स्वामी होते हैं, वे हर समस्या में अपना मत देते हैं, अपना वोट देते हैं, लेकिन पूर्वाधिकार के अंशधारी उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं जगहों पर अपना मत यानी अपना वोट देने का अधिकार होता है जो उनसे संबंधित होता है। अगर उनसे संबंधित नहीं है तो उस पर उनका कोई मत देने का अधिकार उन्हें नहीं होता है। दूसरा क्या है? कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के आधार पर पूंजी प्राप्त कर लेती है। जो कि एक निश्चित आय, कम जोखिम लेना चाहते हैं वे पूर्वाधिकार अंश खरीदना पसंद करते हैं। आप अगर समता अंश खरीद रहे हो तो क्या होगा? आपको जो डिविडेंड मिलेगा, आपको जो लाभांश मिलेगा वो निश्चित दर से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो, शेयर में इन्वेस्ट भी करना चाहते हो और कम रिस्क लेना चाहते हो, तो आपके लिए अच्छा है कि आप पूर्वाधिकार अंश खरीद लो। समापन के समय सबसे पहले आपका भुगतान भी कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, समापन के समय पहले क्या होगा? आपका सबसे पहले भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी? आपको एक निश्चित दर से हर वर्ष लाभांश प्राप्त होगा। अगला क्या है? यदि कंपनी को लाभ होता है तो लाभांश देती है। का कंपनी को लाभ होता है, समता अंश में क्या होता है? कंपनी को लाभ होता है तो लाभांश देती है, लेकिन पूर्वाधिकार में ऐसा नहीं होता है। सपोज करो जिस वर्ष कंपनी में कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ, उस वर्ष तो ऐसा हो सकता है कंपनी लाभांश ना दे, लेकिन उस वर्ष का लाभांश रिजर्व हो जाता है। जब आगे किसी साल में कंपनी को ज्यादा लाभ प्राप्त होता है तो वो पिछले साल के लाभांश का भी भुगतान कर देती है, लेकिन ऐसा केवल पूर्वाधिकार के अंश के अंशधारियों के साथ ही होता है। अगला इसके दोष क्या है? तो इसके दोष, सबसे पहला दोष यह है, इन्हें कंपनी से संबंधित सभी मामलों पर मत देने का अधिकार नहीं होता। ये कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के स्वामी नहीं होते, तो इन्हें किसी भी मामलों में मत देने का यानी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा क्या है? संचयी पूर्वाधिकार अंश की दशा में कंपनी को लाभ नहीं होता है तो आने वाले वर्षों में
कंपनी को अगर अधिक लाभ हो जाता है तो इस दशा में लाभांश नहीं दे पाती। अगर आपका जो है ना संचयी पूर्वाधिकार है तो आपको आने वाले वर्षों में पिछला वर्ष का लाभांश मिल सकता है। अगर संचयी पूर्वाधिकार अंश नहीं है, ये अभी मैं आपको जो पूर्वाधिकार अंश के प्रकार पढ़ाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। अगला क्या है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत लाभांश घटने के योग व्यर्थ नहीं होता है, अर्थात कंपनी को लाभांश पर लाभांश कर भी देना पड़ता है। पूर्वाधिकार अंश के अंशधारियों क्या करना पड़ता है, अपने लाभांश पर टैक्स भी देना पड़ता है, कर भी देना पड़ता है। अगला क्या है, यदि कंपनी को अधिकतम लाभ हो जाता है तो भी इन्हें एक ही निश्चित दर से ही लाभांश मिलता है। अगर कंपनी को ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है तो भी इन्हें एक निश्चित दर से ही लाभांश दिया जाता है, ज़्यादा लाभांश नहीं दिया जाता है। तो अगला इसका जो है वो है हमारा क्वेश्चन इसी का है, पूर्वाधिकार अंशधारियों के अंशों के प्रकार बताइए। पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताइए। तो पूर्वाधिकार अंश होते, सबसे पहला होता है संचयी पूर्वाधिकारी अंश। सबसे पहला कौन सा होता है, संचयी पूर्वाधिकारी अंश। संचयी पूर्वाधिकारी अंश वे अंश होते हैं जिन पर लाभांश संचित होता है, किसी वर्ष अवशिष्ट लाभांश आगे ले जाया जाता है। मतलब जिस संचयी पूर्वाधिकारी अंश वो होते हैं जिस वर्ष कंपनी को लाभ प्राप्त नहीं होता उस वर्ष तो वो पूर्वाधिकार अंशधारी को लाभांश नहीं देती, लेकिन जिस वर्ष उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है तो वो पिछली साल का भी भुगतान कर देती है। असंचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों में ऐसा नहीं होता, जिस वर्ष लाभांश प्राप्त होगा उसी वर्ष लाभांश मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा उसी वर्ष लाभांश मिलेगा, अन्यथा उन्हें लाभांश पिछले वर्ष का लाभांश नहीं दिया जाता है। परिवर्तन पूर्वाधिकारी अंश वे अंश होते हैं जो एक समय के बाद चाहें तो अपने अंशों को किसमें परावर्तित कर सकते हैं, समता अंशों में परावर्तित कर सकते हैं। लेकिन अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जो कभी भी अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला है हमारा इसमें भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश वे अंश जो केवल लाभांश की स्थायी दर ही सीमित नहीं होते वरंतु अन्य लाभों में भी इनका भाग होता है। कुछ ऐसे पूर्वाधिकारी अंशधारी भी होते हैं जिनको एक सीमित दर से तो लाभांश दिया जाता है, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है कंपनी को तो उन्हें कुछ बढ़ाकर भी दिया जा सकता है। इसके बाद अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश वे अंश जिनको केवल उनके अगर 5% की दर से जिस दर से उन्हें लाभांश दिया जाना है उसी दर से लाभांश दिया जाता है, उससे ज़्यादा या उससे कम पर लाभांश नहीं दिया जाता है, चाहे भले ही कंपनी को कितना ही लाभ प्राप्त हो। अगला क्या है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश सीमित दायी परिषद के अधिकृत पूर्वाधिकारी अंश जारी कर सकती है। शोधनीय पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं, वे अंश होते हैं जिनका कुछ समय बाद भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे होते हैं जो उन्हें क्या कहते हैं, शोध्य पूर्वाधिकार। अशोध्य पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिनका कंपनी अपने जीवन काल में कभी भुगतान नहीं करती है। इसमें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं और आपको समझा देता हूँ। इसमें बाकी जितने में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है एक उद्यम की कार्यशील क्वेश्चन देखिए, एक उद्यम की कार्यशील पूंजी के निर्धारित तत्वों का वर्णन कीजिए। एक उद्यम मतलब एक बिजनेस में कार्यशील पूंजी कितनी निर्धारित करना चाहिए, किस प्रकार आप करेंगे। सबसे पहला होता है इसमें व्यवसाय की प्रकृति। कैसे करेंगे, सबसे पहले व्यवसाय का नेचर देखेंगे। आपका व्यवसाय किस नेचर का है, आपका व्यवसाय किस प्रकार का है। जिस प्रकार का व्यवसाय होगा आपको उसी तरह से आपको पूंजी की जरूरत होती है। छोटे स्तर पर व्यापार है तो कम पूंजी की जरूरत होगी, बड़े स्तर पर व्यापार है तो ज़्यादा पूंजी की जरूरत होगी। अब इसमें पढ़ लो, कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने में व्यवसाय की प्रकृति की भूमिका होती है। व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ता है कि व्यवसाय किस प्रकृति का, किस नेचर का है। जिस व्यवसायों में उत्पादन माल की मांग अधिक होती है वहां कम कार्यशील पूंजी में काम चल जाता है। मान लो ऐसा काम करो जिसमें बहुत ज़्यादा मांग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो कम पूंजी में भी आपका काम चल जाता है। इधर पैसा आया, इधर लगाया, फिर माल तैयार करा, फिर बेच दिया, फिर पैसा आ गया, तो इसमें कम पूंजी में भी रोटेशन चलता रहता है क्योंकि वहां पर नकदी का प्रभाव बना रहता है। क्या होता है, पैसा हमें मिलता रहता है।
इसके विपरीत उन व्यवसायों में जहां कार्यशील पूंजी उन संस्थाओं में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है जहां उत्पादन माल की मांग कम होती है, मतलब डिमांड कम होती है, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ रोटेशन बहुत धीरे धीरे चलता है। क्योंकि जहां पूंजी का महत्वपूर्ण भाग माल रहतिया रखने में तथा उधार देने में प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको ज़्यादा दिनों तक स्टॉक रखना पड़ेगा। देखो जहां पर आपकी मांग की, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, वहां कम पैसे में काम चल रहा है, क्योंकि वहां तुम्हें स्टॉक तो रखना नहीं पड़ेगा, इधर माल तैयार हुआ इधर बेच दिया। लेकिन जहां स्टॉक में माल रखना पड़ता है तो वहां पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगला है व्यवसाय का आकार। देखो व्यवसाय के आकार के हिसाब से भी पूंजी की जरूरत पड़ती है। आपका व्यवसाय बड़े स्तर का है तो आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी, कम छोटे स्तर का है तो कम पूंजी की जरूरत पड़ेगी। व्यवसाय आप इंटरनेशनल तौर पर कर रहे हैं तो ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी, नेशनल तौर पर कर रहे हैं तो कम की पड़ेगी, स्टेट लेवल पर अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो उससे कम पड़ेगी, सिटी लेवल पर अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उससे कम पूंजी की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से आपका व्यवसाय का आकार बढ़ता जाता है आपकी पूंजी की मात्रा भी उतनी बढ़ती जाती है। अगला है उत्पादन की प्रक्रिया अवधि। आपको उत्पादन किस प्रकार से कर रहे हो, आप प्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हो, इसमें पढ़ लेते हैं। उत्पादन प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को अलग अलग करती है, मतलब अलग अलग तरह से उत्पादन होता है तो अलग अलग तरह से कार्य किया जाता है, करती है। यदि किसी व्यवसाय की उत्पादन प्रक्रिया लंबी होती है तो अधिकतम पूंजी की जरूरत होती है। जब देखो जिस प्रोडक्ट को बनाने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें उतनी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी। जिस व्यवसाय को बनाने में जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत उसके लिए होती है, क्योंकि अर्धनिर्मित माल या निर्माणाधीन माल में लंबी अवधि में पूंजी लगी रहती है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक पूंजी उसमें फंसी रहेगी। पहले बनने में टाइम लगता है, फिर उसके बिकने में भी टाइम लगता है। लेकिन जहां प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है, जहां आपका माल ज़्यादा जल्दी तैयार हो रहा है, वहां पर क्या होता है, ऐसा कार्य नहीं होता है, वहां कम पूंजी में भी आपका काम चल जाता है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिए। कार्यशील पूंजी के महत्व तो आपको